अस्सलाम वालेकुम। यार इस बेचारे को कुछ जगह दे दो यार, कहीं बैठने की यार। अच्छा जी, लेक्चर 95 स्टार्ट हो गया जी, कैप 3 का हमारा। कल हमने जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग सीखना शुरू की थी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था पहली बात तो ये, जॉइंट प्रोडक्ट होती क्या है कि एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से जो आउटपुट निकलती है वो एक की बजाय एक से ज़्यादा जब चीज़ें निकलती हैं तो इनको कहते हैं किसी एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलने वाली जॉइंट प्रोडक्ट्स, जिनके साथ कभी कभी इंसिडेंटली बाय प्रोडक्ट्स भी निकल आती हैं, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं ये हमने कल देखा था। फिर अगली बात मैंने कही थी, इस जॉइंट प्रोडक्ट्स जो आती हैं इनके बारे में किस तरह के सवाल टेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि कभी कभी वो ये सवाल आपसे पूछेगा कि जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दें। तो ये हम डिसीजन मेकिंग के अंदर सीख कर आ चुके। काफ़ी सवाल किए थे इसके, 4-5 सवाल तो किए थे इसके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपसे कहेगा, यहाँ पर आपको जाएगा प्रोडक्ट वाइज जॉइंट प्रोडक्ट्स निकली हैं तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट कहेगा बना दो। अब प्रोडक्ट वाइज अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट चाहिए तो प्रोडक्ट वाइज ही इनकी सेल्स रेवेन्यूज चाहिए, इनकी कॉस्ट चाहिए, सब कुछ, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल में दोनों तरह से आपको पता है हमारी, अभी मैं आज रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है, बल्कि लिख ही लें, लिखें यहाँ पर लिखें, कल ये नहीं लिखा था, पहले ये लिख लें। देखें जी, मैंने आपको किस ज़माने में एक बात की थी कि खामोश हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन वो पूरी बात शायद किसी को याद ना हो। पूरी बात ये थी कि डिसीजन मेकिंग में हम खामोश हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। अगली बात मुकम्मल ये है कि उसके अलावा जहां खामोश होगा तो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करना है। बात समझ आ गई? इसमें करवाता भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है। या खामोश होगा तो हम कौन सा करेंगे, एब्जॉर्प्शन को, अनलेस कि वो खुद मार्जिनल कॉस्टिंग का कह दे। ओके, तो यहां पर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर आप स्टार लगाएं और स्टार लगाकर लिखें। अगर सवाल खामोश हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे। यार ये बड़े मजे का लैपटॉप है, इसके ऊपर हाथ रख के भी तुम लिख लेते हो, है ना। मेरे वाला नहीं ऐसे लिखने देता मुझे, ज़रा मुझे दिखाना क्लास के बाद। चेंज नहीं हो सकता, वो बेहोश हो जाएगा जितना काम उसको करना पड़ेगा यहाँ। अच्छा जी भाई, अगर खुद कह दे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन फिर तो बात समझ में आती है, वही करेंगे। और अगर खामोश होगा तो हमने, हाँ, अब ये बात जो कंफ्यूज करती है किसी बच्चे को, कह रहे कि जी आपने पहले कहा था मार्जिनल, हाँ कहा था, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग, उसके लिए अभी भी वही रूल है, डिसीजन मेकिंग के अंदर खामोश हो तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बाकी सारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर खामोश हो तो हम डिसीजन मेकिंग के अलावा हमने क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वैसे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह भी देता है, ना भी कहे तो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या हो रही थी कि वो आपसे या तो ये डिसीजन मेकिंग करवाता है कि आप फर्दर प्रोसेस करें या इस जॉइंट प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पे बेचें, ये हम सीख चुके। दूसरी बात, प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेशन के अंदर मैंने आपको कहा अगर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है तो प्रोडक्ट वाइज हमें सेल्स वगैरह चाहिए और प्रोडक्ट वाइज ही हमें कॉस्ट भी चाहिए। अब मसला ये होता है कि हम जो प्रोसेस कॉस्टिंग अभी 7-8 दिन में जो सीखी थी हमने इस जॉइंट प्रोडक्ट से पहले वाली, वो प्रोसेस कॉस्टिंग से जो एंड पे एक्चुअल आउटपुट के सामने वाली कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कॉमन कॉस्ट है और उसी कॉस्ट के जो है वो इनकर होने पर ढेर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो अब उस कॉस्ट को, जो कॉमन कॉस्ट है, उसको एलोकेट करना एक अलग मसला। तो मैंने आपको कहा था इन सवालों को करने के 3 स्टेप्स हुआ करेंगे जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, वो कॉमन कॉस्ट होगी। कॉमन कॉस्ट होगी तो फिर उसको प्रोडक्ट वाइज बांटेंगे और फिर प्रॉफिट स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो पहला सवाल क्या आया था जी कल कि ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट है या नहीं है। या तो ज्वाइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट सवाल में गिवन होगी या नहीं गिवन होगी, तो वही प्रोसेस अकाउंट, वही प्रोसेस कॉस्टिंग जो हम सीख कर आए हैं उसको यूज करते हुए हम ये फिगर निकालेंगे। किसी कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने कल की क्लास नहीं ली और आज डायरेक्ट ले रहा है क्लास? निकाल दूं क्लास से? अच्छा, प्राइवेट कराऊंगा मैं। अच्छा, तो ये क्या है जी, ये अब मैंने कहा कि इस प्रोसेस में से ये जो आउटपुट हमने कल एग्जांपल बनाई थी कि ये एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स निकलती हैं यहां पर और उन दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट है 5 लाख। अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को इन दोनों में एलोकेट करना है, तो या तो ये ज्वाइंट कॉस्ट सवाल में दे देगा या ये डाटा देगा जिससे हम ये निकालें। लेकिन जो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम करके आ रहे हैं ना, उस लेवल के सवाल यहां पर नहीं होते, ये जरा निस्बतन आसान सवाल होते हैं, ठीक है। खैर,
ये जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, ए और बी दो है ना, उसने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट कही है, तो ए और बी में इसको बांटना है, तो उसको बांटने का कोई ना कोई तो मेथड होगा। तो 3 तरह के मेथड मैंने आपको कल बताया था होते हैं जी। कौन कौन से? या तो आप यूनिट्स की बेस पे बांट लें, या आप उसको सेल्स वैल्यू, लेकिन सेल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की बेस पर बांट लें, या उसको आप एनआरवी ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। लेकिन एनआरवी कौन सी? टोटल सेल्स वैल्यू, ये सेल्स वैल्यू है, टोटल सेल्स वैल्यू, और ये टोटल एनआरवी। ठीक है, ये हमने एक सवाल भी किया था जिसके अंदर हमारा इस्तेमाल कौन सा मेथड हुआ था? ठीक है, सवाल बहुत सिंपल था, और उस जैसा ही एक सिंपल सवाल मैंने आपको दिया था होमवर्क में, लेकिन वो मैं पहले करवाना चाहूंगा क्योंकि उस सवाल के अंदर ये वाला मेथड यूज हुआ है, तो उसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये नेट प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। नमाज की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हम एक असली सवाल करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, खैर अगले बात हुई पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें चाहिए, या देगा या निकालेंगे। स्टेप 2 क्या है? अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को हम प्रोडक्ट वाइज एलोकेट करेंगे हर प्रोडक्ट को। ठीक है, तीनों बेसिस हैं हमारे सामने हैं, जो कहेगा सवाल, और अभी ये कहता है आई कैप को ये पसंद है। ठीक है, ये भी कम। ठीक है, और अगली बात, प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रोडक्ट वाइज निकालनी है तो मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन से, खामोश होगा तो एब्जॉर्प्शन वाली, और अगर कह दे तो फिर मार्जिनल वाली बना लेंगे। फिर एक छोटी सी बात और भी मैंने की थी कि जो बाय प्रोडक्ट है इसकी 3 तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं मार्केट के अंदर, हो सकती हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। आप इस कॉस्ट तो एलोकेट ज्वाइंट प्रोडक्शन में, जब ज्वाइंट प्रोडक्ट्स निकलती हैं तो साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकल आती हैं, पर हमारा मकसद उन्हें बनाना नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जब प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट, तो हमारा कोई इरादा नहीं होता कि इसमें से हमारा कोई नॉर्मल लॉस भी होगा, पर हो जाता है। तो नॉर्मल लॉस उस प्रोडक्शन के प्रोसेस का लाजमी जुज है, तो हम कहते थे नॉर्मल लॉस भी गुड यूनिट्स की कॉस्ट में अपनी कॉस्ट को ऐड, यानी कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट्स को चार्ज हो जाती है, वो बियर करते हैं। तो बाय प्रोडक्ट भी तो ऐसी चीज है, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस की नेचर ऐसी है कि उसमें जो चीज आप बना रहे हैं वो तो बनती ही बनती है, लेकिन साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट भी बन जाती है। तो बाय प्रोडक्ट की भी कॉस्ट गुड यूनिट्स को ही चार्ज होती है। अब आती है कहानी इसका जो रेवेन्यू है, ये बाय प्रोडक्ट बिक भी तो जाती है ना, स्क्रैप से थोड़ी सी ज्यादा, नॉर्मल लॉस स्क्रैप होता है, ये स्क्रैप से कुछ बेहतर होता है। ठीक है, पर दूसरी असल वाली गुड्स तो नहीं ना होती। ठीक है, अब इसके रेवेन्यू को कहां लेके जाएं? देखो, अगर आप इसका रेवेन्यू अदर इनकम में लेकर जाते हो तो आपके जो प्रोसेस अकाउंट के अंदर बाय प्रोडक्ट, कल मैंने सवाल में बनाई थी, बाय प्रोडक्ट के अंदर लीटर्स या यूनिट्स तो आ रहे होंगे, लेकिन रुपीज में आप क्या करोगे? डैश। यहां पे होगा रेवेन्यू होगा, यहां नहीं लोगे, यहां नहीं लोगे, अदर इनकम में ले लोगे। या दूसरा क्या है? अदर इनकम में ना लो, दूसरा ऑप्शन क्या है? सेल्स में ही ऐड कर दो, मेन प्रोडक्ट की सेल में। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा मशहूर, ज्यादा पसंद, ज्यादा यूज किया जाता है, और जो आई कैप भी पूछता है, और जो चुप भी हो तो करना है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में ज्यादा यूज इस्तेमाल कौन सा होता है? वो ये जो बिल्कुल नॉर्मल लॉस जैसा ट्रीटमेंट है। क्या करो, यहां पर आप इसको एट सेल वैल्यू ले लो। अब जब आप इसको यहां पर लेते हो ना, तो वो पहला लेक्चर याद करो जब मैंने, एक मिनट, बहुत पढ़ते हैं यार आप लोग। हाँ, नॉर्मल पे जा रहा हूं, नॉर्मल पे मैंने लभ्या ही नहीं। ओए वो तो अगले पे था, नहीं पता नहीं कहां गया, ये इधर होगा। देखा, ये जब मैंने कहा था कि नॉर्मल लॉस ने गुड यूनिट्स को ऐड करना होता है कॉस्ट को जाके, तो 18 की बजाय 20 का यूनिट पड़ा। फिर मैंने कहा था अगर कोई स्क्रैप वैल्यू हो तो उसको यहां से माइनस कर दो, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से ये कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी। अब 100% ट्रीटमेंट अगर बाय प्रोडक्ट का है तो वो भी यही कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाय प्रोडक्ट की जैसे कॉस्ट गुड यूनिट्स को चार्ज कर दी, तो बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी अगर प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिख लेंगे लाइक स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो वो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कुछ कम कर देगा। ठीक है, अब ये ट्रीटमेंट्स है तीनों, जिसमें से एक तो लबदा कुछ नहीं मैनू, जिसमें से ज्यादा पसंद ये किया जाता है, आई कैप भी यही पूछता है, खुद कह के ये करवाता है, चुप भी हो तो हमने यही करना है। तो ये सारी बात से मुख्तसर किस्सा जो बना था, एंड पे जो समरी बनती है वो क्या बनती है? कुछ नया हुआ ही नहीं। बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की तरह से यूनिट्स के नीचे आ जाएंगे, और नॉर्मल लॉस स्क्रैप पर रिकॉर्ड होता था, बाय प्रोडक्ट अपनी सेल वैल्यू पे उसी प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी कहानी सब की सब वैसे ही है। ठीक है, तो ये हमने एक एंड पे बात की थी। उसके बाद फिर सवाल किया था एक
और उसके बाद ये सवाल कर लिया था और ये सवाल आपको होमवर्क दिया था। अब ये सवाल हम फटाफट करते हैं नमाज की ब्रेक से पहले, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि आप कल शाम को ही गए हैं, पता नहीं आप करके आए हो ना करके आए हो, थोड़ा सही समझ ना आया हो, तो थोड़ा सा ज़रा रवानी में आ जाए, ताकि फिर नमाज की ब्रेक के बाद असली वाला सवाल करें। ज़रा पॉज करिएगा। लें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड एनालाइज द प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, हालांकि मैंने ये सवाल तो नहीं करना मुझे, इसीलिए मुझे पता है आप लोगों का अपने दाणियां का पता होता है। मैंने ना असल में करवाना है, पता नहीं केड़ा करवाना है, लभ नहीं रहा मैनू। चलो आई विल लब इट, लब मैं लूँगा तो वो मैं आपको करवाऊँगा और बस वही आप दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल सुबह फिर आपकी 7 बजे क्लास है ना, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आपका होमवर्क कोई नहीं होगा। क्लास वर्क वाला टाइम, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना क्लास वर्क वाला काम दोबारा कर लेना है, बस सिर्फ पढ़ लेना बेशक, चाहे नया होमवर्क कोई नहीं होगा। अच्छा जी, फिर कल इंशाल्लाह होमवर्क होगा खुला डुल्ला, 2 छुट्टियाँ आ गई, हाँ बैठ के, हाँ मैंने वो अब्जॉर्प्शन वाली बनाई, ऐसी समरी सी थी, सारे खर्चे मैंने ले लिए थे, टेंशन ही कोई नहीं। असल में सवाल के अंदर एब्जॉर्प्शन मार्जिन की लड़ाई तो तब हो जब फिक्स्ड एफओएच और एक्चुअल फिक्स्ड एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल अलग अलग दिए हुए हो। अगर वो दिए ही वही हुए हैं, जो एक्चुअल भी हम ले रहे हैं एब्जॉर्ब भी ले रहे हैं, तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। सवाल के अंदर इतना डाटा नहीं था, आगे चल के ये बातें आएंगी। वैसे भी मैंने आपको कहा यहाँ पर इतना मसला होना ही कोई नहीं, बस तो एक समरी सी स्टेटमेंट, प्रॉफिट की एक समरी सी बना करेगी, इनकम्स लेस एक्सपेंसेस, तो करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, की ना है तेरा आजकल भाई? शबीर, भाई शबीर। तो शबीर एसोसिएट मैन्युफैक्चर्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स, 3 कॉलम्स बनेंगे, मुबारक हो। XCYZ, आ बाय प्रोडक्ट बाई इज ऑल्सो प्रोड्यूस। लो जी, 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, X, Y और Z, और एक बाय प्रोडक्ट है बाय। अच्छा जी चलो, अच्छा जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2000 द जॉइंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर वर 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्ट के साथ लिव कर रहे हैं। अच्छा, अब ये डेबिट साइड है प्रोसेस अकाउंट की, डेबिट साइड, ठीक है। शबीर एसोसिएट हैव एन एस्टेब्लिश प्रैक्टिस ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स एट 50% ऑफ। अब ये हमें क्या मिल गए? एफओएच। तो एफओएच कैसे मिलेंगे? ये 1,20,000 है, इसको इसका 50% यानी 60,000। एक आई एम सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल है ये, और डायरेक्ट लेबर है ये, और एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा हाँ सही, यू गाइज आर राइट। बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल भी और डायरेक्ट लेबर भी। यार आपने तो इसकी फनकारी समझ ली है, देखो मुझे नहीं समझ आई, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। शबीर एसोसिएट हैव एन एस्टेब्लिश प्रैक्टिस ऑफ एब्जॉर्बिंग दिस प्रोडक्शन एंड सेल, ये सब उसके कमालात हैं। अच्छा, प्रोडक्शन एंड सेल रिलेटेड डाटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इज एज फॉलोज। ओ क्यों ओ? प्रोडक्शन और सेल अलग अलग हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक भी है, ठीक है, चले। अच्छा, अब ये क्या है? ये यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन और सेल यूनिट्स हैं। एक्स के प्रोडक्शन हुई है ये, और सेल्स हुई हैं आगे XYZ की, ठीक है जी। सेल वैल्यू पर यूनिट है। अब ये बाय प्रोडक्ट है ना, तो अगर बाय प्रोडक्ट है तो इसकी भी सेल वैल्यू ही है, आज स्क्रैप वैल्यू नहीं है। मैंने कहा इसकी सेल वैल्यू होती है, लेकिन जाहिर सी बात है बाकी मेन प्रोडक्ट्स की निस्बत इसकी सेल वैल्यू काफ़ी कम होती है, ठीक है। द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट before apportioning cost to each joint cost. Cost of common processing are apportioned between joint product on the basis of, ओहो NRV वाला चक्कर नहीं हुआ इसमें? चलो जो ब्रेक के बाद कराना उसमें NRV ही है। अच्छा आगे कहता है अज्यूम दैट देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्रीज, तो इसका मतलब सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होंगी। तो मैं तो कहता हूँ यहीं पे ही लिख लो क्लोजिंग इन्वेंट्री जी। अगर प्रोडक्शन हुई है 7800 और सेल हुई है 700, तो 7,000, तो 800
क्या आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,700, 700, 1000 और बाय प्रोडक्ट का हम कोई स्टॉक नहीं रखते। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने कहा है कैलकुलेट करो प्रॉफिट। अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, इसने मुसीबत डालनी है, आपको पता ही है। आपको नहीं पता तो मैं दिखाता हूँ। ये देखें ना, आप ये वाला जब बना रहे होंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो ओपनिंग तो ज़ीरो है, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी आपने ले ली, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फर्दर प्रोसेसिंग अगर कोई है तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो माइनस होता है। कल वाला सवाल पहला स्टेप था, उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, अब ये आ गया तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आ गया तो देख लेते हैं। अभी तो 1:15 तक, जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक तो टाइम है ये छोटा सा सवाल करने का, आराम सुकून से सीख लेते हैं। यही तो बुनियाद है जिसमें फिर अगले सवाल के अंदर मुसीबत पड़नी, अगले में और चीज़ें बढ़ जानी है। तो जो सीखते जा रहे हैं उसको पक्का करते जाए। पता ही आपको स्लो पॉइजन हमारा होता है ना। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए और प्रोसेस एक ही है। ये मज़े की बात है कि प्रोसेस अकाउंट आपका एक ही बनेगा। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट एक ही है जिसमें से जॉइंट कॉस्ट निकलते हुए तीन चीज़ें, जॉइंट कॉस्ट किन किन चीज़ों की निकल रही है, एक्स वाई जी, और एक बाय प्रोडक्ट भी है, और उन सब की प्रोडक्शन जो है वो उसने खुद बता दी हुई है। ठीक है, तो वेयर आर माय मार्कर्स। अब उसने तो हमसे प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगी है ना, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट तो असल रिक्वायरमेंट है, तो फिलहाल वर्किंग 1 में कह देता हूँ इस प्रोसेस अकाउंट को। ठीक है, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट या तो दे या हमें मतलब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो दी तो नहीं है उसने, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नंबर 1 प्रोसेस अकाउंट, केजीज है यूनिट्स है, केजीज जी बेटा। क्वेश्चन नंबर लिखवा दें जी, आपकी पैदाइश के ज़माने की बात हो जी। क्वेश्चन नंबर 6, वे शबीरा जी बेटा, रुपीज़ ही चलने, चलो ज़रूरत पड़ी तो फिर देख लेंगे, अगर ज़्यादा बड़ी फिगर्स आई हैं ना। नेक्स्ट साइड पर लिखें केजीज और रुपीज़। ले जी, प्रोसेस अकाउंट कौन सा, एक ही प्रोसेस है, 1 2 की ज़रूरत ही नहीं है, बस प्रोसेस अकाउंट एक ही हमारा प्रोसेस है और इसी से ही सारा काम हो जाता है। अच्छा, अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ये फिनिश गुड्स की है या वर्क इन प्रोसेस की है जी? जी हाँ, वर्क इन प्रोसेस नहीं है। मैं क्या है, ज़रा टेंशन ले जाओ, अभी ब्रेक के बाद वाले सवाल में होगा इंशाल्लाह। ठीक है, पता नहीं उसमें भी नहीं है, वो नहीं, आज चलने दो खैर जी। तो इनपुट ऑफ करंट मंथ, ओपनिंग तो कुछ है नहीं ना, ओपनिंग 0 है, लिखना चाहो तो लिख लो। इनपुट ऑफ करंट मंथ मटेरियल है कितना जी, मटेरियल की कॉस्ट है 80,000, लेकिन इनपुट के यूनिट्स मुझे तो कहीं नज़र नहीं आए। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, फिलहाल खाली छोड़ें, जो चीज़ मिल रही है वो तो लिखें। कितने रुपीस, 80,000। उसके बाद लेबर अलग है और फिर उसके बाद ओवरहेड्स निकलने हैं। ठीक है, तो अगर मैं इकट्ठा कर दूं, लेबर 120,000, एफएच एब्जॉर्ब्ड लेते होते हैं, एब्जॉर्ब्ड ही गिवन है, ये जनाब 80 + 120, 80,000 प्लस, अब ये भी कहेंगे ना 120,000 इंटू 50%। हाउ कम, ये तो पूरा 2 लाख है। ठीक है जी, अब मैं तो ये कह रहा था, चलो शुक्र है ईपीयू वगैरह नहीं निकालने हैं इस सवाल में। अगर ईपीयू वगैरह निकालने हो और कन्वर्जन की एक ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन इकट्ठी गिवन हो तो फिर मशवरा यही है कि कन्वर्जन कॉस्ट इकट्ठी कर लिया करें, बाद में फ़ायदा हो जाता है। चलें, अच्छा जी, अब 80,000 प्लस 120,000 इंटू 50%। अच्छा जी, केजीज कोई नहीं गिवन, मटेरियल कितना इनपुट हुआ, चलो कोई नहीं, खैर टोटल कर लेते हैं फिलहाल।
ये टोटल है, क्वेश्चन मार्क टोटल है, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, कुछ नहीं पता। ये कितना है? 3 लाख। चलो जो मिलता जा रहा है वो तो लिखते जाए। अच्छा जी, उसके बाद क्रेडिट साइड पर आते हैं और देखते हैं सवाल में कोई नॉर्मल लॉस का जिक्र है? कोई नॉर्मल लॉस का जिक्र नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस कोई नहीं, बाय प्रोडक्ट है। वैसे मैं लिखना तो ज़रा आपकी ज़रा निशानी रह जाए। नॉर्मल लॉस जो हम लेते हैं एट द रेट ऑफ स्क्रैप, वो ना खुद है ना फिर स्क्रैप है, लेकिन आपकी जगह ज़रा वही रही, ठीक है। उसके बाद बाय प्रोडक्ट अलग से आती है और ये आती है अपनी सेल वैल्यू, मैंने लिखा है सेल वैल्यू, ठीक है। ये सवाल में उसने खुद बताया है कि ये प्रोडक्शन हुई है 10,000 किलोज, तो 10,000 किलोज और इसकी सेल वैल्यू कितनी है? 2.6, 26,000 है। बस सिर्फ 2.6 लिख दो, समझ तो आ रहा है ना। 2.6 क्या है? रुपीस पर केजी, कितना? 26,000। जो मिलता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट, अब मुझे पता है उसने आपको अलग अलग करके दे दी हैं, लेकिन हम ऐड करके ही लिख लेते हैं क्योंकि हमारे सामने कॉस्ट तो इकट्ठी निकलनी है ना यहाँ से। तो ये 7800 जमा 11,700 जमा 10,000 कितना बनता है? एक्चुअल आउटपुट ऑफ एक्स, AX ही लिखा हुआ है, मैं XYZ ऐसे लिख लूँ? नहीं, XY स्पेलिंग कोई नहीं आ रहे, X, Y और Z जी कितना? आप बेशक अलग अलग टोटल करके लिख लें यार, ये लें 7,800, 11,700 और 10,000। अब बताओ टोटल, अब तो बता दो जी। 29,500, लेकिन इसकी कॉस्ट अभी मुझे पता नहीं है, ये जॉइंट कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं जी X, Y और Z, ठीक है। तो नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, बस यही है एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, इन तीनों की। ओके, अब कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताया हो, कोई एबनॉर्मल लॉस का जिक्र हो, कुछ भी नहीं है। इतने आसान सवाल पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं आजकल मार्केट में। तो जनाब कोई बात नहीं, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ इधर टोटल लिखें 39 और इधर अब कॉस्ट कोई नहीं है। चलो खैर, ये 39,500 इधर भी लिख दें। आसान सवाल है, अभी हम सीख रहे हैं ना ये वाला काम। सवाल थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन अगर इनकी भी आपने नब्ज़ पकड़ ली तो कोई मुश्किल नहीं होंगे। मैंने आपको पहले बताया प्रोसेस अकाउंट जो है उसमें मैक्सिमम काम हम करके आ चुके हैं, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट में कोई मसला नहीं है अब। अच्छा खैर जी, अब ये कितना आ गया? ये जनाब बैलेंसिंग फिगर है 39,500, ये मैंने ऐसे निकाला, सवाल में कहीं नहीं गिवन, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट लिखो पूरी 3 लाख, और यहाँ पे अब ये कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, कितनी जी? 27,400। ले जी, हमारी जॉइंट कॉस्ट आ गई। केड़े 2500? बेटा यहाँ से तो सभी निकल गए हैं, यहाँ से निकल कर तो ये सारे चले गए हैं फिनिश गुड्स के अंदर। अब वो फिनिश गुड एक्स का जो है वो यहाँ पर आया था 7,800, उसमें से 7,000 आई थिंक बिक गया है कॉस्ट ऑफ सेल, और बाकी 800, यही था ना। ये इस तरह से होता है बेटा। इधर गया मुंडा, हाँ सवाल, हाँ सही है। मुझे वही ना तस्वीर नहीं आ रही थी, आवाज़ तो मुझे दिमाग में चल रही थी कि तो उसकी आवाज़ है, लब नहीं सी रहा, समझ आई है। चलें आगे। अब हमारे पास जॉइंट कॉस्ट आ चुकी है, उसने हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने का कहा है, वो प्रोडक्ट वाइज कहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे, और बेसिस उसने कौन सी कही है? सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ
जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट, ठीक है जी। बस वो सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं तो खुद ही काम हो जाएगा वो वाला। अब सेल्स वैल्यू या सेल्स रेवेन्यू लेना है हमने एक्स वाई और जी का। चुप कर जाओ यार, ठीक है। अच्छा जी, ई एक्स ई ऐसे ही लिखा हुआ है, डब्ल्यू वाई ई और जी, और उसके बाद टोटल भी चाहिए होगा हमें। अब एक्स जो है उसके कितने यूनिट्स बेचे हैं? 7,000 ले लेंगे। मना किया था सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को बांटना है तो प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे बांटेंगे, ठीक है। तो बोलें जी 7800 इंटू ₹10, दूसरा 11,700 इंटू ₹10, तीसरा 10,000 इंटू ₹6.5। बताओ जी 78,000, 117,000, 65,000, पूरा 65,000 टोटल। लो जी, अब एलोकेटेड ज्वाइंट कॉस्ट कितनी निकलेगी? एलोकेटेड ज्वाइंट कॉस्ट, तो उसके लिए आप टोटल कॉस्ट पकड़ लें 2,74,000 नहीं, 2,74,000 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 260 कर दूं। 78 डिवाइडेड बाई 260 82,200, 82200 जी। उसके बाद 274,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 260 जी, और आखिर में 2,74,000। चलो आप पूरे लिख लो, बैलेंसिंग निकाल लो चलो अगर याद आ गया तो जी। बैलेंसिंग कितना? अच्छा है, ज़रा राउंडिंग का डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। टोटल कितना है जी? 2,74,000, इसमें बैलेंसिंग इधर फेंक दो, वक्त बच गया, ठीक है जी। अब अगला काम हमें क्या करना है जी? प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। कोई सेलिंग एक्सपेंसेस कोई ऐसी चीज़ है जी? हाँ बिल्कुल रफ सी ही बनाएंगे, लेकिन मेरा दिल है कि हम ज़्यादा भी रफ ना बनाएं। असल में फिनिश गुड्स जो हैं उनका क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट भी कहीं से निकालनी पड़ेगी। हर एक की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। कहाँ से निकालें जी वैसे कॉस्ट पर यूनिट? बाय द वे आपके पास ये कॉस्ट निकल चुकी हैं, एलोकेटेड कॉस्ट निकल चुकी हैं। अगर आप इनको डिवाइड कर दें इनके प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, निकाल सकते हैं। इसको हम कह देते हैं वर्किंग 1 2। अच्छा चलो, उसके बाद हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट चाहिए ना, पहले वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट नाम शाम लिख लो। वैसे कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द मंथ, उसने बोला प्रॉफिट फॉर द मंथ निकालो, ठीक है। नाम भी क्या लिखना है? तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या करोगे जी? ओपनिंग फॉर्मेट पूरा बना लो, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें मैंने कहा था ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग। इस सवाल में कोई नहीं है, लेकिन वैसे फॉर्मेट में याद रखने के लिए लिख लेंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे हम इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमारे पास जीपी तक ही पहुंच सकेंगे और कोई सेलिंग एक्सपेंस है ही नहीं। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं छोटी सी जी। एक्स वाई ही रोला है सारा जी, और उसने प्रोडक्ट वाइज बोला है या टोटल भी बोला है? आज टोटल भी, असली उसने मांगा टोटल है और साथ ही उसने कह दिया प्रोडक्ट वाइज भी इसको एनालाइज कर दो। तो आज दोनों काम करने, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू निकालेंगे हम कैसे जी? इधर देखो, सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स,
जो काम होता जाए वो तो लिखते जाएं। अब सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है आपको सवाल के अंदर 10, 10, 6.5, और यहाँ पर अब आपने प्रोडक्शन नहीं सोल्ड यूनिट्स लेने हैं, तो 7,000, 11,000 और 9,000। जी बोलो, सब अलग अलग लेने की क्या जरूरत है? पहले वाले की 10 रुपये सेलिंग प्राइस, तो 10 इंटू 7,000, फिर 10 इंटू 11,000, फिर 6.5 इंटू 10,000, नहीं अच्छा सेल कितने में? ठीक है ठीक है, तो 6.5 इंटू 9,000, 585, लेस कर दें इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक। अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक किसका होता है? उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको मैंने कहा हुआ है ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो एलोकेट किया आपने हर प्रोडक्ट को, और कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो वो भी आया करेगी। इस सवाल में नहीं है, अगले में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मार्कर भी यार इस क्लास के बाद, ये ब्रेक के बाद चेंज करवाओ। लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद इस डिब्बे का टोटल कर लेंगे, सारा इकट्ठा ही बना लेते हैं डिब्बा। ये डिब्बे का जो टोटल होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल भी है बेचारा, उसको क्यों छोड़ रहे हो? चलें देख लेते हैं। और ये जो आपका आंसर आएगा, इस आंसर को आपने माइनस करना है सेल में से, तो आप पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो अब ले देकर लड़ाई वही रह गई है। अब बाकी सारी चीज़ें तो एलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। मसला सिर्फ किसका आना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट का। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप नहीं निकाले हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो पता नहीं है। चलें खैर, आप तैयारी पूरी करें ज़रा फॉर्मेट की, और फिर बाकी की वर्किंग्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मसला किसका पड़ गया जी? मसला पड़ गया वर्किंग नंबर 3। मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स और दूसरा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पहले निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो यही यूज़ करता जाऊँ लिखा हुआ, तो चलेगा काम? नहीं, जिसने बोला है वो ना करे इस तरह से, वो स्पेशल अलग अलग लिखे। मैं अभी चेक करता हूँ आके जी। अच्छा जी, अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकलने कैसे हैं उसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकलेंगे ओपनिंग नहीं प्रोडक्शन, सिंपल है। चढ़े ओपनिंग है नहीं ना, अच्छा चलिए लिख देता हूँ, वह अगले सवाल में आ भी तो सकता है। ठीक है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स लेस सोल्ड यूनिट्स, सॉरी लेस सोल्ड यूनिट्स, सेल यूनिट्स। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब एक्स का ओपनिंग स्टॉक 0 था, एक आधा कर भी लेते हैं ना, फिर प्रोडक्शन हुई एक्स की 7800 और सेल हो गए 7000। ज़बानी किया था लेकिन अब एग्जामिनर को तो दिखाना है ना। ठीक है, तो प्रोडक्शन हुई 7800 और 7000 बिक गए, तो सोल्ड यूनिट्स 800 आ गए। ठीक है, अब ऐसे ही सब के लिए करते चले जाओ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक उसने कहा 0, प्रोडक्शन यूनिट्स उसने कहे हुए हैं ये, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अंग्रेजी में लिख के कर सकते हो, इतनी गुंजाइश है। कभी इस तरह से रेपिटेशन हो तो बचत हो सकती है। ठीक है, अलग अलग करना चाहो तो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। ओपनिंग 0 प्लस 11,700 माइनस 11 नज़र आ रहा है 700, उसके बाद 1000। लो जी, ये तो काम गया हो। अब अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट। देखो ना, ये यूनिट्स ऑफ, आप भूल रहे हैं, आप कुछ भूल रहे हैं, मैं नहीं भूलने दूंगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालते थे? जो प्रोडक्शन टोटल आई है
उसको डिवाइड कर दे, प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल आई है, उसको डिवाइड कर देते थे टोटल प्रोडक्शन से, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे। भूलने नहीं दूंगा मैं, इसलिए लिखा हूं मैंने, मैं कहता तो शुरू में याद करो ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, पढ़ाया था आपको, भूलने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बताएं जी, प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल हमारे पास अवेलेबल है, प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितनी है, एक्स की 82,200, ये टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट बांट दी हमने प्रोडक्ट वाइज। अब इसको डिवाइड कर दो इनके रिस्पेक्टिव यूनिट से, तो हर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर दो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ, आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ भी कर सकते थे लेकिन मैंने कहा चलो अलग वर्किंग कर लेते हैं, तो गंद पड़ेगा उधर। ठीक है, तो अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए अब, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है, और ये कॉस्ट पर यूनिट भी क्लोजिंग स्टॉक की जो मैं निकाल रहा हूँ, फिनिश गुड्स की निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगी जी, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है, पता है आपको, इसमें जॉइंट कॉस्ट भी है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, लेकिन इस सवाल में फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, ब्रेक के बाद वाले में होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब इसको डिवाइड कर दें जी, प्रोड्यूस्ड यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, ये एक ही फॉर्मूला भी लिख सकते थे लेकिन मैंने कहा थोड़ा अलग अलग नजर आ जाए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट 78,000 एक्स की, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्स के कितने, 7800, तो 78,000 डिवाइडेड बाय 7800 रुपीज 10 पर यूनिट। समझ में आती है? अच्छा, उसके बाद नहीं सही, अच्छा 78,000 मैंने यूनिट्स डाली हैं, आई एम सॉरी, 82,000 मुझे ऊपर नजर पड़ेगी, सॉरी जी, डिवाइडेड बाय 78, मैं कह डर राउंड फिगर खुशियां चढ़ गई सी मैनू, 7800 यूनिट्स है, चलो जी बस 10 खुश हो ना, रुपीज़ लिखने की जगह भी नहीं बची। नेक्स्ट, इसी तरह से सबको करते जाओ, चलो ये यूं ही लिख देता हूँ, कोई बच्चा बाद में ढूंढ रहा हो, ये आपकी 82,200 कॉस्ट है और 7800 इसकी प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद 1,23,300 कॉस्ट है वाई की, और वाई की प्रोडक्शन वहाँ भी गिवन है लेकिन यहाँ से देखो तसल्ली रहेगी, 11,700 जी। फिर इसका भी सुभान अल्लाह। नेक्स्ट 68,500 डिवाइड बाय, अब जी के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 10,000, तो 6.85। अब ये जनाब इसको कर लो आप ए, और इसको कर लो आप बी। ठीक है, और ए इंटू बी करके आप स्टॉक की कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, इससे ऊपर फॉर्मूला लिख दिया। तो आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकलेगा जी, ए इंटू बी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, तो बार बार करने की बजाय ज़रा टेबुलर फॉर्म में बंदा कर देता है, एक बार फार्मूला लिखा, बचत हो जाती है ज़रा टाइम की जी। 800 इंटू दिस 8432 7378 68, कुछ कह दो सही, एक पासे लगो, 4050 40 ही लग रहा है मुझे तो, कर दे, रुजू कर लिया भाई ने फौरन जी। नेक्स्ट, अगली बात, ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई। चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, प्रोडक्शन वो सामने 82,200, 1,23,300, 68,500। क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग 3 से आ गया, ये वर्किंग 2 से आई थी। ठीक है, और इसको ये वर्किंग 1 से मिला था। तरतीब समझ आ रही है अब जी? तो कितना ही क्लोजिंग स्टॉक, 8432 7378
6840 जी। कॉस्ट ऑफ सेल इस डिब्बे का टोटल बताएं। 73768। अब इसको सेल में से माइनस करें, लॉस नहीं आ गया, कोई गल नहीं जी। नेगेटिव सही किया ना कैलकुलेशन सारी, कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं की, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, खैर है। फिर लॉस नहीं आ सकता, लॉस आ सकता है लॉस यार। 3768 नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट 115922। वह बिजनेस बंद करो और चलो घर जाओ। 115992 बिजनेस तो बंद करो ना। 5922 नेगेटिव। लॉस पे लॉस आई जा रहा है, अल्लाह करे। 6160। ओ माय गॉड 6160 660। पर्चे में बच्चा है, सवाल कर रहा हो। 3160 नेगेटिव। टोटल भी लॉस अब कर ही लेना खुद। ये भाई टोटल भी उसने कहा था, तो ये 2 3 4 5 6 फिगर्स आपने लिख लेनी है। माशाल्लाह लॉसेस की बहार लगी हुई है। तो यहाँ पे ग्रॉस, यहाँ पे प्रॉफिट, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट ही है, कोई सेलिंग एक्सपेंस तो है नहीं। बहरहाल मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस दोनों आ सकते थे, माशाल्लाह से लॉस ही है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे पार्ट 1 को क्लोज कर दें। 1 मिनट ज़रा पॉज करें। अच्छा जी, ये मैंने पॉज किया, बच्चा कह रहा है ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। बिल्कुल कॉस्ट पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक भी यही है, लेकिन असल में तो ये कॉस्ट पर यूनिट ही है, कॉस्ट पर यूनिट है। अब ये चाहे आप प्रोडक्शन यानी कि आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल में फेंकें, इसको आप क्लोजिंग स्टॉक में रखें, यही रहनी है। ठीक है, तो इस पर भी मुझे वैसे कोई एतराज़ नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक की कैसे निकाली है हमने, बेसिकली वो हमने निकाली है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मिटा भी दें तो भी कोई मसला नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट फिनिश गुड्स की ये है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की निकला, ये दोनों तरह से सही है। पॉज करें दोबारा। चलें जी, अब इस तरह करते हैं, इस पार्ट को क्लोज करते हैं। नमाज का टाइम ज़रा कम है अब, तो नमाज के बाद अब इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। 1:50 पे क्लास शुरू कर देंगे, 1:50 पे। ठीक है जी, क्लोज करें पार्ट 1।